नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज बात करेंगे कि एमपी सेट यानी मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका 15 तारीख को होने वाला है। सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा। सब लोग को मालूम है कि ऑफलाइन पेपर है और लगभग एक ही डेट पे है और मध्य प्रदेश में 21 सब्जेक्ट पे लगभग एमपी सेट का पेपर का आयोजन होने वाला है। अब आपके पास वक्त बहुत कम बचा है, बहुत कम मतलब कि ना के बराबर। आज हो गए है 11 तारीख, आपके पास है 12, 13 और 14, 3 दिन। तो 3 दिन में हम कैसे अपने आप को रिवाइज करें, अपने जो पढ़ा है उसको कैसे रिवाइज करें और कैसे आप 5 से 6 नंबर और बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। और जो लोग एकदम से नए हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, वो भी आप 3 दिन में कैसे ऐसे अपने आप को बना सकते हैं कि आप लोग जाएं और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करके आए। तो उनके लिए काफी अच्छा वीडियो होने वाला है। और जो लोग के पास अभी मौका है तो मेरे वीडियोज आप प्ले लिस्ट में जाएंगे सेल्फ स्टडी के चैनल पर, तो वहां पर आपको पेपर 1 के सारे रिवीजन वीडियो है, 1-1 घंटे की, मुश्किल से 10 घंटे में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो 10 घंटे अभी आपके पास वक्त है तो उसको आप एक बार देख सकते हैं। नहीं तो मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे हैंडल करना है पेपर को और खासकर पेपर 1 को। ठीक है, सब्जेक्ट का आप लोग देख लेंगे, आप काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, मास्टर्स भी आपने उसमें किया है, तो उसमें आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा पेपर 1 के लिए बता देता हूँ क्योंकि पेपर 1 आपका काफी इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं और आपके पास यूनिट है 10। यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब अच्छा स्कोर ये माना जाएगा 35 से 40 मार्क्स आप ला सकते हैं क्योंकि एमपी सेट है, थोड़ा लेवल कम है यूजीसी नेट की अपेक्षा, तो आप यहाँ पर 40 से 45 भी ला सकते हैं, ये आराम से ला सकते हैं। बस आपको करना क्या है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट जैसे टॉपिक्स हैं, एवरी सभी यूनिट्स के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि आखिर इन यूनिट में आपको पढ़ना कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहला आपका यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, लास्ट टाइम में आप अगर देखना है तो 3-4 चीजें देख लीजिए। जैसे लेवल ऑफ टीचिंग, आप पिछले साल का अगर पेपर उठा के देखेंगे तो द फर्स्ट क्वेश्चन यही आया था, इनमें से लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। ठीक है, टीचिंग के कितने लेवल है, इस तरह क्वेश्चन आया था। तो आप लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा, मेमोरी लेवल आएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा, तो इसको पढ़ लेना है। मतलब टीचिंग के स्तर 1 पढ़ लेना है। दूसरा आपका टीचिंग मेथड पढ़ लीजिए। टीचिंग के मेथड आप सब लोग को मालूम है कि टॉप लर्नर सेंटर्ड होता है, एक टीचर सेंटर्ड होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन के प्रकार को आप पढ़ के जाइए, आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चौथा है आपका जो लास्ट यूनिट है, लास्ट टॉपिक्स है स्वयं, स्वयं प्रभा और आपका मूक। 3 चीजें आप जरूर पढ़ के जाएंगे, मूक, स्वयं प्रभा और स्वयं। ये आपको पहले यूनिट से केवल 4 यूनिट अगर पढ़ लेंगे ना आप, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन 100 में 101% आना ही आना है। कम से कम यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे। स्वयं प्रभा और मूक जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग दूसरे यूनिट में, रिसर्च एप्टीट्यूड। दूसरा है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। इसमें बस टाइप्स ऑफ रिसर्च आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आते हैं ना इंडक्टिव, डिडक्टिव, शोध के प्रकार कितने हैं वो आप देखिएगा। आपके पास बुक होगी, नोट्स होगी, या फिर आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। और मैंने बताया हमारे प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहां से पूरा रिवीजन है यूनिट 2 का। ठीक है, स्टेप ऑफ रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप ऑफ रिसर्च आप लोग शोध, मतलब शोध में कौन कौन से चरण अपनाए जाते हैं, ऐसे ही तो शोध होता नहीं। जैसे उसमें होता है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद उसका कैलकुलेशन बनाएंगे, उसका थ्योरी बनाएंगे, थ्योरी बनाने के बाद उसको प्रारूप ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर उसमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें उसके स्टेप होते हैं। ठीक है, ये आपको 2 चीजें पढ़ लो, टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड स्टेप ऑफ रिसर्च, इस यूनिट में बस इतना। तीसरे यूनिट की अगर हम बात करूं, काफी इजी है, कंप्रहेंशन है, कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें एक पैसेज आएगा, पैसेज से आपको हल करना है। एक
5 सवाल रहेंगे, 5 में से आपको बन ही जाएंगे, ठीक है। और कॉम्प्रहेंशन जनरली हिंदी अंग्रेजी में आएगा, दोनों में। फिर चौथी यूनिट आप आएगा कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि और काफी इजी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड रहते हैं, आप कर सकते हैं। आपको आपकी नॉर्मल समझ के हिसाब से आपको इसमें जवाब देने पड़ते हैं। इसमें 2-3 चीजें पढ़ना है। कम्युनिकेशन डेफिनेशन तो ठीक है, आ ही जाएगा। और इसमें जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, इन सबको थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। क्योंकि वहां पर एक दे देगा आपको उदाहरण टाइप का, तो फिर उसके बाद आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा कम्युनिकेशन है, ठीक है। नॉइस एंड बैरियर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़िएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरियर से ही कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है पूरा, ठीक है। तो नॉइस एंड बैरियर को आपको पढ़ना है। और तीसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें 7 C's 7 C का इस्तेमाल किया जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जिसमें कंक्रीट आता है और कंप्लीटनेस आता है, कर्टियस आता है, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं। इस 3 टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। लास्ट में अब 3 दिन आपके बच्चे इतना आप रिवाइज कर लेंगे, आपको काफी अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। फिर मैथ और रीजनिंग, आपको पता है लिमिटेड टॉपिक है। सीरीज को 1, 2, 4 आप देख लीजिए, मिसिंग नंबर वाले मुश्किल से 10 क्वेश्चन कर लीजिए, और सीरीज वाले वहां से आपके हो जाएंगे। रेशियो परसेंटेज की बेसिक फार्मूला आप देख लीजिए, 2 दिन में, अगर मतलब 1 घंटे में आपका काम इसमें हो जाएगा। फिर डीआई की अगर बात करें, डीआई में आपको पढ़ने जैसा कुछ नहीं, अगर आपको पहले से आता है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, इनके पर वो और औसत, इसका आप फार्मूला देखेंगे तो वहां पर ये भी कंप्रहेंशन टाइप का होता है। आपको ग्राफ आएंगे, चार्ट आएंगे, वहां से आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। पाई चार्ट का एक बार फार्मूला देख लीजिएगा कि उसका एंगल कैसे निकालते हैं, और कभी कभी सेक्टर परसेंटेज निकालना होता है, वो कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वहां से ये हो जाएगा। फिर आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग, अगला यूनिट। लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी है, वहां से कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको बना ले जा पाएंगे, ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग के बाद इसमें साइलोगिज्म का सवाल आता है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली पेन है, इस तरह वाले सवाल आप लोगों को मालूम है बहुत इजी होते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा कभी, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, पर उसको भी आप बना ले जाइए। हाँ, जरूरी ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा वहां पर पेशेंस के साथ आपको रीड करना है। आपको किसको, क्वेश्चन को बहुत पेशेंस के साथ रीड करना है इस वाले यूनिट से। फिर देन आपका इम्पोर्टेंट यूनिट आते हैं आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें सब चीजें हैं, इंफॉर्मेशन भी है, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ, इंटरनेट भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और टेक्नोलॉजी का जो यूज हो रहा है वो भी है। इसमें बेसिकली आपको क्या रिवाइज कर लेना है, 1-2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी से यहाँ पर क्वेश्चन आना ही आना है, इस बार आता ही है। फिर मेमोरी से क्वेश्चन बनते ही है, रैम रोम, वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी कौन सी होती है, ये सब वहां से क्वेश्चन एक बनता है। तो कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ लेना है 1 to 5, और उसमें ये पढ़ लेना है इम्पोर्टेंट कि जो पहले जनरेशन में था, जैसे वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे जनरेशन में क्या था, फिर ट्रांजिस्टर कब आया, माइक्रोचिप कब आए, और 5th जनरेशन में भी क्या चल रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक ये जो डिफरेंस पैदा करता है ना, मतलब एक जनरेशन के बीच में, यही चीजें करती हैं। बाकी स्क्रीन तो ऐसे ही रहेगी, बैटरी, चार्जर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका जो मेन चीज है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। ईमेल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि ईमेल के बिना आज की दुनिया में रहना संभव नहीं है। और ईमेल होता कैसे है, ईमेल में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, आप लोग देखते हैं ना, उसमें स्पैम, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ये सब होते हैं, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। और जब ईमेल है, इसका मतलब ईमेल इंटरनेट के अंतर्गत आता है, तो इंटरनेट में आपको जानना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब कि जैसे आप उसमें मॉडेम देखेंगे, ठीक है, और ब्रिज देखेंगे, तो हब देखेंगे, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसके द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिला के जो उपकरण, पेरिफेरल डिवाइसेस में आप लोग देख लीजिएगा, और इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी
बहुत छोटे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं और हमको दुख लग जाता है कि ये क्यों गलत हो गए, तो उसको देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक दो यहाँ से फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, तो हल्के मत लीजिएगा। रैम रोम को भी हल्के मत लीजिएगा, सीपीयू में कुछ भी आ सकता है, आता है। फिर वेब ब्राउजर और वेब पेज से उसमें आता ही आता है क्वेश्चन एक दो, उसमें आपको ज्यादा नहीं, एक बार ये रिवाइज जरूर कर लीजिएगा कौन सा वेब पेज है, कौन सा वेब ब्राउजर है। ठीक है, जैसे ओपेरा मिनी है, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सब जैसे वेब ब्राउजर के प्रकार हैं, तो इनको देख लीजिएगा। गूगल है, याहू है, ये सब सर्च इंजन है, तो इनको भी आप एक बार लिस्ट जरूर देख रहे। फिर लास्ट में इसमें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स। इस यूनिट में ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप लोग सब जानते हैं ई गवर्नेंस का मतलब ही क्या है, कुल मिला के किस तरह से गवर्नेंस में ये कंप्यूटर्स इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। ई कॉमर्स में पता ही है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, ये सब चलता है, तो इसको अब एक बार थोड़ा सा देखिएगा। बाकी और इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है। और हाँ, लास्ट में ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि कंप्यूटर का आईसीटी का गवर्नेंस में क्या यूज है, तो आप लोग ये सब समझते हैं। दफ्तरों में आजकल कागज की जगह कंप्यूटर्स बैठ गए हैं, आप सब लोग को बहुत आसानी से मालूम है। ठीक है, देन आता है पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। अगेन दिस इज वेरी पीपल डेवलप अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बिकॉज कि आप लोग इसमें देखेंगे, इसमें आपको साइंस भी पढ़ना पड़ रहा है, ये एक तरह से इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ रहा है, और इन्वायरमेंट तो है ही है। ठीक है ना, और विकास मतलब डेवलपमेंट भी किस तरह पीपल से, तो इसमें चार पांच चीजें देखना है। नॉर्मली आप देख लीजिए इन्वायरमेंट के मोटा मोटा हिस्से, जैसे इसमें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देख लीजिए, बायोस्फीयर देखना है आपको, और ठीक है, पोल्यूशन से आना है, एक दो क्वेश्चन आता है उसमें, खासकर आप एयर पोल्यूशन जो सबसे क्रूशियल है, एयर पोल्यूशन को आप जरूर वो करिएगा कि ध्वनि प्रदूषण वगैरह में ज्यादा इतना ध्यान नहीं है, एयर पोल्यूशन को काफी आप वो रहता है, तो उसको देखिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत वाटर पोल्यूशन का भी देख लीजिए, बाकी एयर पोल्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, एमडीजी और एसडीजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप, मैं कहता हूँ एक एक जो लिस्ट है ना उसको रट के जाइए, सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। ठीक है ना, जैसे एमडीजी कितने हैं, सीधे क्वेश्चन आएगा 8, एसडीजी कितने हैं 17। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। एयर पोल्यूशन में बता ही दिया है, एनर्जी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल आपको नहीं होना है। ऊर्जा के सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा की एग्जाम्पल बताइए, बहुत आसान है, आप लोग वहां पे कर पाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ये हॉट टॉपिक है इस समय पूरे विश्व का, क्योंकि आप सबको मालूम है इसमें कितने कन्वेंशन होते रहते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने पेरिस समझौते, पृथ्वी सम्मेलन, ये सब चलते रहते हैं, जिनेवा, मॉन्ट्रियल, इसको आप लोग एक बार देखिएगा जरूर। ठीक है ना, कब से शुरू हुए और अभी लेटेस्ट में कहाँ हुए, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ये रहा आपका पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का। हाँ, और एक अगर थ्योरेटिकल ज्यादा क्वेश्चन पूछा तो लोगों का एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और इन्वायरमेंट का लोगों पर क्या पॉजिटिव प्रभाव हो और क्या निगेटिव प्रभाव, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देन लास्ट आपकी यूनिट है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब आपकी आखिरी यूनिट इसमें है उच्च शिक्षा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे आजकल नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसके बाद फिर से मतलब हायर एजुकेशन के लिए हमेशा नियम परिवर्तित होते रहते हैं, और उसको कोशिश ये किया जाता है कि इसको फ्लेक्सिबल किया जाए। उसका सीधा सा मतलब यही है कि जो इंडियन कंट्री में अब अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग जाते हैं। आप लोग खुद एनालिसिस करिए अपने आसपास की जगह पे कि कितने लोग ऐसे हैं जो मास्टर्स करते हैं, और मास्टर तो ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो पीएचडी करते हैं, स्कॉलर्स बनते हैं, नहीं ना। मोस्ट ऑफ द पीपल या तो 12th क्लास पढ़ेंगे, बहुत हुआ तो ग्रेजुएशन कर लेंगे। हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग आना चाहते हैं, इसलिए सरकार हमेशा चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है, कई तरह के स्कॉलरशिप भी देती है, कई तरह के प्रोग्राम ऐसे कराते हैं कि आप लोग बिना कॉलेजेस आए भी हायर एजुकेशन प्राप्त करें। अभी तो कर दिया है कि एक साल में दो दो बार एडमिशन हो गए, आप दो दो कोर्स कर सकते हैं। उसका यही सेंस है कि
जो देश के नागरिक हैं, लोग हैं, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में सबसे पहला यहाँ से शुरू होता है स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब सब लोगों को मालूम है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इस तरह से लेवल है, तो वही आपको देखना है। फिर मॉडर्न एजुकेशन क्या है? मॉडर्न एजुकेशन में आप लोग देखते होंगे जैसे भारत में वुड डिस्पैच नीति आई थी, ठीक है ना, वर्धा शिक्षा महात्मा गांधी लाए थे 1937 के आसपास। तो जो अंग्रेजों का प्रयास किया था भारत में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। फिर उसके बाद देन इससे जुड़े आयोग है शिक्षा से, कोठारी कमीशन हो गए, ठीक है, एनईपी 1986 आया, फिर एनईपी 2020 आया, इसको जरूर पढ़ेगा। एनईपी 2020 से एक दो क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। कोठारी कमीशन इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द यूजीसी नेट एंड एमपी सेट दोनों का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और इसमें क्या है, हाँ, ओपन यूनिवर्सिटी, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग के जो प्रोग्राम्स आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। लोग नौकरी भी कर रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, रात में कक्षाएं करने आते हैं, और ये काफी अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि आप लोग देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत, मान लीजिए उनकी आर्थिक स्थिति से नहीं है, सही नहीं है, तो उनको एक मजबूरी होती है नौकरी करना, तो वो जॉब भी करते रहते हैं और उनको पढ़ाई करना है, तो आप रात में समय निकाल लेते हैं। रात में क्लासेस इनके चलते आप लोग देखते होंगे, और नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस आजकल प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि इफ आपके अंदर कोई काबिलियत है तो आप लोग खुद सेल्फ स्टडी करिए और एग्जामिनेशन आपको होंगे और आप पास करिए। ऐसा नहीं है कि ओपन यूनिवर्सिटी का कई बार ये मतलब हम लोग निकालते हैं कि अरे ऐसे ही पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी का सीधा ये मतलब है, ओपन मीन्स खुला, जिस तरह कहा जाता है ना एक खुली जेल होती है ना, तो उसमें ये नहीं है कि खुला होता है। खुला मीन्स आपको थोड़ा फ्रीडम दिया जाता है कि आप लोग अपने स्तर पे आप काम करते रहे, लेकिन जो थोड़ा सा प्रोटोकॉल एग्जामिनेशन होना है, आपका लैब अटेंड करना है, इनको आप कर लीजिए। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई बाध्य नहीं करेगा कि आप दूसरे चीजों पर बिजी हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। ये ओपन एजुकेशन का ही मतलब होता है, ठीक है। ये हो गया। देन ओपन यूनिवर्सिटी और ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म, इनके बारे में पहले ही मैंने बताया, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हुआ, मूक हुआ, इनको आप लोग देख लीजिएगा। फिर हाँ, लास्ट में एक्रीडिएशन सिस्टम इन हायर एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जैसे आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में मूल्यांकन पढ़ेंगे, यही एक्रीडिटेशन सिस्टम है। मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे, सुने होंगे, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ए डबल प्लस ग्रेड कैसे दिया जाता है और किस बेस पे दिया जाता है, तो बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती है। मैं बता देना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहाँ की फैसिलिटीज हो गए, वहाँ के जो इनरोल्ड बच्चे हैं वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन, नॉन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद उनका प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, और कैंपस के पूरे हर चीज को यहाँ पर नोटिस किया जाता है। उसके आधार पर यहाँ पर एक्रेडिटेशन दिया जाता है, ठीक है। अभी तक ए प्लस प्लस बढ़िया माना जाता है सबसे, ए मिलता है, ए प्लस प्लस मिलता है, ए प्लस मिलता है, बी मिलता है, बी डबल प्लस मिलता है। तो इस हिसाब से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को चुना जाता है। वहाँ पर कॉलेजेस के यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की टाइप पढ़ सकते हैं आप, डीएमडी यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटी है, किस बेस पे, और एक मोटा मोटा फैक्चुअल डाटा भी आप देख सकते हैं, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है, किस स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा है, तो इसमें ये। और लास्ट में हायर एजुकेशन में आईसीटी का रोल क्या है, ये होना इम्पोर्टेंट है। आईसीटी तो आपको हर जगह ही लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या, पूरा का पूरा आप इतनी चीजें पढ़ना है, जितने मैंने टॉपिक डिस्कस किया, एक मोटा मोटा मैंने अपनी तरफ से एक धूल हटाने की कोशिश की कि उस तरह से आप चीजें देख लेंगे तो हो जाएगा आपका। क्योंकि आपके पास 3-4 दिन बचा है, 3 से 4 दिन बचे हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं, और बाकी यही चीजें आप यूजीसी नेट के लिए भी लागू लागू कर सकते हैं। बाकी इसके लिए मैं वीडियो आपको अलग से लाऊंगा यूजीसी नेट के लिए, अभी आप सेट के लिए ध्यान दीजिए, ठीक है, कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। देन आप एग्जाम दीजिए 15 का, 15 को अगर आपका अच्छा एग्जाम जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं जाता है तो आप हम लोग बढ़िया नेट के लिए लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। 15-20 दिन बाद फिर नया एग्जाम, सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, और आपको
बढ़िया है, वो नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो आप लोग अभी जितना मैंने जो जो टॉपिक बोला है उसको जरूर आप कर लीजिएगा, उससे ज्यादा अभी मत करने की कोशिश करिएगा, ओके। देन लास्ट में फिर मैं बोलता हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे, पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है पेपर 1 की, उसमें हर एक यूनिट की वीडियो, खासकर 6 यूनिट्स मीन्स आप लोग थोड़ा सा प्लेलिस्ट में नीचे तक जाना पड़ सकता है, लेकिन उसमें वीडियो सारे हैं, और वो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 50 में से आपको 35 प्लस तो आराम से उससे आ ही जाएंगे, ठीक है। और बाकी 1-2-4 तुक्के लग जाएंगे, 40 नंबर तक आप लोग ला सकते हैं, और 40 नंबर अच्छा स्कोर माना जाता है पेपर 1 में, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमारा चर्चा का विषय यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी 15 तक आप लोग बढ़िया ढंग से पढ़ाई करें, कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पर आप जो भी समाधान शंका होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद।